बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 19 करने जा रहे हैं। पार्ट 19 और क्वांटम नंबर्स का टॉपिक चल रहा है इसमें। क्वांटम नंबर्स का पार्ट 4 और आखिरी पार्ट जो है वो हम करने जा रहे हैं। स्पिन क्वांटम नंबर वो करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। ये रही आपकी बुक, सिंटेक्स बुक बोर्ड न्यू बुक। बिल्कुल बुक के मुताबिक चलते हैं हम। पेज नंबर 40 खोल लीजिए, अगर पीडीएफ है तो खोल लीजिए, बुक है तो खोल लीजिए। पेज नंबर 40 पे स्पिन क्वांटम नंबर्स। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले हम 3 क्वांटम नंबर्स को डिस्कस कर चुके हैं। क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से। और ये क्या बताता है आपको? ये शेल का बताता है आपको। के एल एम एन। उसके बाद दूसरा जो क्वांटम नंबर है हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ये एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है? शेप बताता है, शेप ऑफ सबशेल्स। सबशेल्स की जो है वो शेप बताता है आपको। ठीक हो गया भाई। उसके बाद हमारे पास तीसरा क्वांटम नंबर जो था वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। और टू द पॉइंट ये आपको क्या बताता है? ओरिएंटेशंस, ओरिएंटेशंस, ठीक है, ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल्स, ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, इन अ सबशेल। ठीक है भाई। तो ये तीनों की तफसीलात हो गई। अब ये चौथा स्पिन क्वांटम नंबर है, ये आपको क्या बताएगा? ये आपको स्पिन बताएगा, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल के अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो कैसी होगी, इसका हल्का सा ओवरव्यू पिछली वीडियो में भी मैंने दे दिया था। हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं। शेल सबसे बड़ा है, ये बात मत भूलिएगा। शेल के अंदर सब शेल्स हैं, ठीक है। और शेल हमारे पास कौन कौन से हैं? हमारे पास के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है, और आगे चलते रहें ओ शेल है। ये हर शेल के अंदर सब शेल्स मौजूद हैं, ठीक है। सब शेल्स कौन कौन से हमारे पास? सब शेल्स हमारे पास जो है वो एस है, पी है, डी है, एफ है। अभी तक ये 4 सब शेल्स हैं, ठीक है। अब के शेल जो है इसके अंदर एक ही सब शेल है, एस वाला। एल शेल जो है इसमें एस भी है, पी सब शेल भी है। एम शेल जो है इसमें एस सब शेल भी है, इसमें पी सब शेल भी है और डी सब शेल भी है। और एन जो है इसके अंदर एस सब शेल भी है, पी भी है और डी सब शेल भी है और एफ सब शेल भी है। ये तफसीलात भी मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी। अब ये जो के है, के एल एम एन, ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, आपको पता है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए एन इज इक्वल टू 1। एन इज इक्वल टू 1 के को रिप्रेजेंट करता है, एन इज इक्वल टू 2 एल को रिप्रेजेंट करता है, एन इज इक्वल टू 3 एम को रिप्रेजेंट करता है, और एन इज इक्वल टू 4 एन को रिप्रेजेंट करता है। सब शेल्स की तरफ चलते हैं तो हमारे पास सब शेल्स जो ये एस पी डी एफ है। हर सब शेल के अंदर क्या होते हैं? सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। सब शेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। शेल, उसके अंदर सब शेल्स, उसके अंदर ऑर्बिटल्स। जैसे कि पहला शेल है के, इसका सब शेल है एस, और इसके अंदर एक ऑर्बिटल है। एस के अंदर हमेशा एक ऑर्बिटल होता है,
पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं और एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, फिर हर ऑर्बिटल, ईच ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। हर ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन रखता है? 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे के शेल है, उसके अंदर जो एस सब शेल है, उसके अंदर जो एक ही ऑर्बिटल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। उसके बाद फिर जो एल शेल है, उसके अंदर जो 2 सब शेल हैं, एस और पी, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वजह क्या है? हाँ, वजह ये है क्योंकि पी के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं। मैंने बताया ना, कहाँ गया ये? मैंने लिखा था, हाँ ये देखें, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? ईच ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन। तो पी के पास कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल। हर ऑर्बिटल में 2 2 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस हिसाब से पी के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। अब एस की तरफ, एम की तरफ, एम शेल की तरफ जाएंगे। एम शेल के पास जो है वो पहले एस सब शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, पी सब शेल है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और डी सब शेल है, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हैं। 10 इलेक्ट्रॉन है। अब आपसे सवाल पूछता हूँ, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं? तो बड़ी आसान सी बात है कि डी के पास कितने ऑर्बिटल हैं? 5 ऑर्बिटल हैं। डी के पास कितने ऑर्बिटल हैं? 5 ऑर्बिटल हैं। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस हिसाब से डी के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आए। अब एन की तरफ चलते हैं। एन के पास पहले एस सब शेल है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, पी सब शेल है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, डी सब शेल है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ सब शेल है, इसके पास जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स एफ सब शेल के पास। क्या वजह है? 14 क्यों आ रहे हैं एफ सब शेल में? हिसाब लगा लीजिए, क्योंकि एफ सब शेल के पास कितने ऑर्बिटल्स हैं? 7 ऑर्बिटल हैं, और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो इस हिसाब से इसके पास 7 ऑर्बिटल हैं, इसीलिए इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब ईच शेल की अगर हम बात करते हैं, हर शेल में, अब आपसे पूछा जाए के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ज़रा बात को समझिएगा। के में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। के में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अब के शेल की बात हो रही है ना भाई, के शेल, के अंदर ही सब शेल एस मौजूद है ना, और एस सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि भाई ये के जो शेल है, इसके अंदर जो एस सब शेल है। अब ये बताने से पहले आपको एक एग्जाम्पल और दे दूं, मिसाल दे के समझाता हूँ। आपसे अगर पूछा जाता है आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, तो आप कहते हैं कि मैं घर में मौजूद हूँ। ठीक है, आप कहते हैं मैं घर में मौजूद हूँ। आपका घर जो है वो 4 रूम से मिलके बना है। आपका घर 4 रूम से मिलके बना है। रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4। तो पूछने वाला आपसे बोलेगा कि भाई घर में तो हो, लेकिन घर के अंदर किस रूम में मौजूद हो? आप कहोगे मैं रूम नंबर 3 में मौजूद हूँ, रूम नंबर 3 में मौजूद हूँ। वो कहेगा ठीक है, रूम नंबर 3 में मौजूद हैं आप अपने घर में मौजूद हैं, रूम नंबर 3 में मौजूद हैं। रूम नंबर 3 के अंदर आप कहाँ मौजूद हैं? तो आप उससे कहेंगे भाई बात समझ नहीं आई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? रूम नंबर 3 के अंदर हूँ। वो कहता है भाई रूम नंबर 3 के अंदर तो हो, लेकिन रूम नंबर 3 के अंदर भी 4 डायरेक्शंस हैं। रूम नंबर 3 को अगर देखें तो रूम नंबर 3 का सेंटर भी तो है, रूम नंबर 3 का राइट साइड भी तो है, रूम नंबर 3 का लेफ्ट साइड भी तो है, रूम नंबर 3 का टॉप भी तो है, रूम नंबर 3 का बॉटम भी तो है। तो ये 4 जो डायरेक्शंस हैं, आप अपनी लोकेशन बताइए कि आप रूम में इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं। रूम के बीच में मौजूद हैं, या फिर आप रूम की राइट साइड पे मौजूद हैं, या आप साइड पे या डाउन साइड पे। तो आप कहते हैं मैं रूम की राइट हैंड साइड पर मौजूद हूँ, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पर आप मौजूद हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ एक, क्या आप घर में मौजूद नहीं हैं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल घर में मौजूद हूँ। क्या आप घर के अंदर रूम में मौजूद नहीं हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल मैं घर के अंदर रूम में मौजूद हूँ। फिर आपसे पूछा जाता है क्या आप जो है वो राइट हैंड साइड पर, अपने रूम की राइट हैंड साइड पर मौजूद नहीं हैं? आप कहेंगे बिल्कुल मौजूद हूँ।
तो साबित हुआ इसका कि बात एक ही है। आपसे पूछा जाता है आप घर में मौजूद हैं, बिल्कुल आप घर में मौजूद हैं, क्योंकि घर के अंदर रूम है। आपसे पूछा जाता है आप रूम में मौजूद हैं, बोलते हैं हाँ मैं रूम में मौजूद हूँ। रूम के अंदर आप जो है राइट हैंड साइड पे मौजूद हैं, आप बोलेंगे बिल्कुल राइट हैंड साइड पे मौजूद हूँ। अब ज़रा यहाँ पर आ जाइए, एटम के अंदर शेल्स होते हैं, तो यहाँ पर के शेल है, उसके अंदर एस सब शेल है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आपसे पूछा जाता है कि भाई इस पूरे शेल के अंदर, इस मिसाल को जहन में रखिएगा, इस के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, आप बोलेंगे बिल्कुल मौजूद हैं। के शेल के अंदर जो है वो, अब आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस सब शेल में मौजूद हैं, तो आप कहेंगे के शेल के अंदर एक ही सब शेल एस होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है, आपने पहले क्या बताया, कहाँ मौजूद हैं, आपने बोला कि मैं जो है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद हैं, आपने कहा के शेल में मौजूद हैं। आपसे पूछा जाता है के शेल के अंदर किस सब शेल में मौजूद हैं, तो आप बताएंगे कि के शेल के अंदर एक ही सब शेल होता है एस, और मैं उसके अंदर मौजूद हूँ। फिर आपसे पूछा जाता है कि एस सब शेल के अंदर आप कहाँ मौजूद, इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद हैं, तो आप कहेंगे एस सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक ही, क्योंकि ऑर्बिटल होता है, उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब जो अगली बात आपसे पूछी जाएगी कि इस एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, आप इनकी पोजीशन बता दीजिए। आप इनकी क्या बता दीजिए, पोजीशन बता दीजिए। ज़रा बात को समझिएगा, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में मौजूद हैं, के शेल के अंदर एस सब शेल में मौजूद हैं, एस सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, उसके अंदर मौजूद हैं। अगला सवाल आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा है, क्या कि इस एक सब शेल, एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनकी पोजीशन बता दीजिए। तो आप परेशान हो जाते हैं, आप बोलते हैं यार एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन बताना ये अजीब सा सवाल है। तो फिर आपको बताया जाता है कि यूनिवर्सल फैक्ट को मानते हैं ना आप, बिल्कुल हाँ मानते हैं भाई, कि हमारी कायनात के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव नेगेटिव जिसके पास चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जिसके पास चार्जेस होते हैं, चाहे वो पार्टिकल्स हों चाहे वो चीज़ें हों, वो एक दूसरे के नज़दीक आना चाहते हैं, ठीक है। और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस किसी के पास हैं, वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के नज़दीक आना चाहेंगे, ठीक है। और ये हमारी नेचर में हर जगह होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि पॉजिटिव नेगेटिव को दूर भेज रहा हो, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये नज़दीक आते हैं एक दूसरे के। इसी तरह जो पॉजिटिव है ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर हटते हैं, ठीक है, सेम चार्जेस हैं। और नेगेटिव को जो है क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ये भी एक दूसरे से दूर भेजते हैं, यानी कि वो चीज़ें जो पॉजिटिव चार्ज रखती हैं एक दूसरे से दूर जाना चाहती हैं, ठीक है। आप उनको नज़दीक करेंगे वो दूर हो जाएंगी। इसी तरह नेगेटिव चार्जेस रखने वाली, चाहे वो पार्टिकल्स हों चाहे वो चीज़ें हों, जब आप उनको नज़दीक करने की कोशिश करेंगे वो एक दूसरे से दूर होंगे। अब सवाल को ज़रा समझिएगा। ये 2 जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद हैं, दोनों के पास, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके पास चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज है, तो आपका क्या ख्याल है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से मौजूद होंगे एक साथ साथ, ऐसे दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, एक दूसरे के पास पास होंगे? नहीं भाई, ये मुमकिन नहीं है। बात को ज़रा समझिएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो क्योंकि नेगेटिव चार्जेस रखते हैं, ये एक दूसरे के नज़दीक नहीं आना चाहेंगे। वो कौन सी फोर्सेस हैं, वो कौन सी कुव्वत है, ठीक है, वो कौन सी मजबूरी है जिसके तहत ये 2 इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर, इसके शेल के अंदर, इसके सब शेल के अंदर, इस एक ऑर्बिटल में एक दूसरे के नज़दीक मौजूद हैं, ये इनकी मजबूरी है। लेकिन इसके बावजूद भी, एक ही ऑर्बिटल में होने के बावजूद भी, ऑर्बिटल की मैं एक शक्ल बनाता हूँ और 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी मैं आपको एक और शेप से बना के दिखाता हूँ। ये डब्बा नज़र आ रहा है आपको, ये जब भी बना हुआ आता है ना, तो ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। किसको? ऑर्बिटल को। तो ये मैंने डब्बा बना दिया, एक ऑर्बिटल, और इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मैं इस एरो से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। एक एरो अप जा रहा है और एक एरो डाउन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस ऑर्बिटल के अंदर ये जो 2 एरो हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपको पता है क्या बता रहे हैं
कि इस डब्बे के अंदर मिसाल के तौर पर इस ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इस जगह पर मौजूद है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस जगह पर मौजूद है। समझ में आ रही है बात? वजह क्या है? क्योंकि दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है, दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है, यही एक जगह पर मजबूर है इनका रहना। इस ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन एक जगह पर मजबूर हैं रहने पे, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक दूसरे से अपोजिट सिमत में रहेंगे, अपोजिट सिमत में रहेंगे। अच्छा, तो एक बात तो ये। दूसरी बात, इसी ऑर्बिटल के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का हम तो एक बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद हैं, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन स्पिन भी करते हैं। ज़रा स्पिन और रिवॉल्व वर्ड को भी समझिएगा। रिवॉल्व का मतलब होता है कि किसी दूसरी चीज़ के गिर्द किसी का घूमना, ऐसे किसी दूसरी चीज़ के गिर्द किसी का घूमना। बात समझ आ रही है आपको? इसको कहते हैं रिवॉल्व होना। जैसे हमारे सैयारे प्लैनेट्स जो हैं रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, लेकिन जितने प्लैनेट्स हैं जिसमें हमारा सन भी है, इस रिवॉल्यूशन के अलावा हमारी अर्थ भी है, ठीक है। तो हमारी अर्थ जो है वो सन के गिर्द जो घूम रही है, तो ये रिवॉल्व कर रही है। रिवॉल्व करने के साथ साथ हमारी अर्थ जो है वो स्पिन कर रही है, अपने महवर के गिर्द खुद ही घूम रही है, ठीक है। यानी कि इस तरह से इसको हम कहते हैं रोटेट करना, इसको स्पिन करना भी कहते हैं, ठीक है। रोटेट का मतलब होता है पूरा घूम जाना। अब मैं और गहराई में अगर बात करूं, रोटेट का मतलब होता है पूरा घूम जाना, एक पूरा चक्कर मुकम्मल करना। जैसे यहाँ ये मार्कर है, यहाँ से यूँ घूम के दोबारा यहीं पर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इस मार्कर की ये एक मैं निशानी लगा देता हूँ, ये निशानी इसके लग गई सामने। अब इस मेरे सामने है, ठीक है, ये हल्का सा ब्लैक कर दिया मैंने इसको, और ये अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ यूँ, पूरा ये घूम के ये मेरे सामने दोबारा इसकी निशानी आ गई। तो ये क्या हुआ है? ये रोटेट हुआ है, ठीक है। हाफ अगर रोटेट हो, थोड़ा सा रोटेट हो, ये हाफ रोटेट हो, देखिए तीनों मैंने आपको हरकत बता दी है। रिवॉल्व भी बता दिया है मैंने आपको, रोटेट भी बता दिया है मैंने आपको, और इसी के अंदर ये हाफ जो घूम रहा है, ये हाफ जो घूम रहा है इस तरह से, इसको कहते हैं स्पिन। तो रिवॉल्व हो गया, रोटेट हो गया और स्पिन हो गया, इस तरह से स्पिन हो गया। अब ये मार्कर यूं भी स्पिन कर सकता है, ये मार्कर यूं भी स्पिन कर सकता है। देखें ना, ये राइट हैंड साइड पे भी स्पिन कर सकता है, आधा घूम सकता है यूं, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी आधा घूम सकता है यूं यूं। यहाँ पर जो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है ना एक ही ऑर्बिटल के अंदर, ये भी क्या कर रहे हैं? ये स्पिन कर रहे हैं। ये भी क्या कर रहे हैं? ये स्पिन कर रहे हैं, ऐसे आधा आधा चक्कर लगा रहे हैं, आधा। लेकिन अब ये जो मैंने दो डायरेक्शन बताई है इस मार्कर की, ये राइट साइड पे भी स्पिन कर सकता है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्पिन कर सकता है। अब एक ही हाथ में मुझे प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी, तो राइट हैंड साइड पे भी स्पिन कर सकता है, ये आधा घूम सकता है, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी आधा घूम सकता है। इसी मार्कर के स्पिन करने को राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर हम क्या नाम देते हैं? हम इसको कहते हैं कि ये वाला जो स्पिन है ये क्लॉकवाइज है, और ये वाला जो स्पिन है जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, आप मुझे देख रहे होंगे तो आपका राइट हैंड साइड होगा, मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो जा रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज है, और जो राइट हैंड साइड पे आधा घूम रहा है, आधा स्पिन कर रहा है, ये क्या है? क्लॉकवाइज है। तो हमारे पास दो डायरेक्शन हो जाती हैं इस स्पिन की, दो टाइप्स हो जाती हैं स्पिन की, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ में आ गई बात? स्पिन क्वांटम नंबर, अब बात कर लें यहां पर स्पिन क्वांटम नंबर की। स्पिन क्वांटम नंबर एक एटम के अंदर, एक शेल के अंदर, एक सब शेल के अंदर जो एक ऑर्बिटल है उसके अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन बताता है आपको, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो क्लॉकवाइज है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, या काउंटर क्लॉकवाइज भी इसको कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इनकी दोनों की स्पिन जो है, क्योंकि हाफ हाफ है ना, चाहे लेफ्ट हैंड साइड पे हो या राइट हैंड साइड पे हो, हाफ रोटेट कर रहे हैं, तो ये भी, इसको भी एक नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे हम 1/2 से, और दूसरे नंबर को भी 1/2 से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन फ़र्क तो रखना है ना, हमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन में फ़र्क रखना है। यहाँ तो हमें इससे तो पता लग रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज है, ये तो लिखा हुआ है हमने,
तो और दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज है। जैसे घड़ी घूमती है ना, घड़ी देखें, घड़ी वॉल क्लॉक जो होती है उसमें क्या होता है, सुइयाँ जो है वो यहाँ से यहाँ आ रही होती हैं, 12 से 1 जाती है, 2 जाती है, 3 4 5, इस तरह से सुइयाँ घूम रही होती हैं ये। तो ये कौन सी डायरेक्शन है जो कि हमें नज़र आती है घड़ी की, ये क्लॉकवाइज कहलाती है। ठीक है, हम क्लॉकवाइज ही देखते हैं घड़ी में, जब टाइम देखते हैं वॉल क्लॉक में, ये 12 से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज जो है वो क्या होती है, वो पीछे की तरफ घड़ी, उल्टी घड़ी चल रही है, 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9। समझ में आ गई बात। अगर आप इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन को देखें और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को देखें, तो ये जो स्पिन मैं आपको समझा रहा हूँ, स्पिन राइट हैंड साइड पे जा रहा है या स्पिन लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है, तो बात एक ही हो जाती है। समझ में आ गई बात। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है एक इलेक्ट्रॉन की, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, लेकिन अब हम इसको भी हमने एक नंबर असाइन कर दिया, क्योंकि नंबर है ना स्पिन क्वांटम नंबर। तो जब आपसे पूछा जाए स्पिन क्वांटम नंबर बताइए इस इलेक्ट्रॉन का, तो आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज थोड़ी ना लिखेंगे, उसने नंबर पूछा है भाई, तो आपको नंबर बताना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। ये चारों नंबर हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये नंबर्स हैं, नंबर्स पहचान है इनकी, नंबर्स बताएंगे। तो यहाँ पर भी कोई नंबर हैं जो कि हमें ये बता रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और दूसरे इलेक्ट्रॉन की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ये बताने के लिए हमारे पास सेम नंबर है 1/2 और 1/2, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम क्या रखेंगे, -1/2, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम क्या रखेंगे, +1/2। तो समझ में आ रही है बात। तो इस डब्बे के अंदर, ये जो मैंने डब्बा बनाया था ऑर्बिटल है, और यहाँ पर ये उल्टे एरो जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। समझ में आ गई बात। तो ये था हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि आपको क्या बताता है, आपको एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन बताता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कौन से हैं ये क्वांटम नंबर्स, स्पिन क्वांटम नंबर कौन से हैं, 2 ही हैं, -1/2 +1/2। लेकिन सिर्फ ये 2 ही नहीं है, ये बात याद रहे। ठीक है, हमारे पास क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही थोड़ी ना है जो स्पिन कर रहा है, हमारे पास प्रोटॉन भी है, हमारे पास न्यूट्रॉन भी है, हमारे पास क्वार्क्स भी हैं, हमारे पास ग्लियॉन्स भी हैं, हमारे पास 100 से ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। समझ आ रही है बात। तो उनकी भी तो कोई स्पिनिंग होती होगी, तो उनके लिए हमने अलग साइन असाइन किए हैं। मैं मिसाल के तौर पर 1/7 जो है वो हो सकता है न्यूट्रॉन की स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, 1/8 जो है वो प्रोटॉन की स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। बात समझ में आ रही है ये। तो इसको स्पिन कहते हैं हम। ये सारे के सारे स्पिन क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं। क्लियर हो गई ये बात। आज ये जो है हमारे चारों के चारों जो है वो स्पिन हमारे क्वांटम नंबर्स जो है वो हो चुके हैं। अब देखें पेज नंबर 40 के ऊपर, पेज नंबर 40 के ऊपर एक चीज़ मैं बताते बताते भूल गया, दूसरी साइड पे निकल गया था। ये ईच शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन को ज़रा हम दोबारा से देख लें। के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 2 आ रहे हैं, ठीक है, और एल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 2 एस सब शेल में, 6 पी सब शेल में। कितने हो गए ये, 2 और 6 8। तो एल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 8 हो गए, ठीक है भाई। उसके बाद फिर हमारे पास एम शेल है। एम शेल के अंदर 3 सब शेल हैं। एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। पी सब शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हैं। डी सब शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो टोटल एम शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद फिर एन शेल की तरफ हम चलते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 14 इलेक्ट्रॉन। तो इनका टोटल अगर आप करें एन के अंदर, तो ये जो है वो जाके बनता है 32 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गई बात। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स का भी जो है वो आपको जवाब मिल गया। अब यहाँ पर देखें पेज नंबर 40 के ऊपर, पेज नंबर 40 के ऊपर आपको टेबल नज़र आ रहा है। ये पूरी समरी है, ठीक है, पूरा खुलासा है। किस चीज़ का खुलासा है ये, अ समरी ऑफ क्वांटम नंबर्स, एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब एनर्जी लेवल्स। ठीक है भाई, आप देख लें, यहाँ पर मैं साइड में हो गया हूँ ताकि बोर्ड आपको क्लियरली नज़र आए। अब देखें पहला क्या लिखा हुआ है, एनर्जी लेवल एन लिखा हुआ है। पहले
पहले कॉलम की हेडिंग देखें, एनर्जी लेवल n, और n के अंदर उसकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 1 2 3 4, ठीक है। उसके आगे अगर आप देखें l की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर्स की। जब हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे पास 0 है, और ऑर्बिटल यहाँ पे कौन सा होगा, s ऑर्बिटल होगा, ठीक है। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, आगे लिखा हुआ है, उसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने का, 2 विद इन ब्रैकेट 2l+1। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास मैक्सिमम इसके अंदर हो सकते हैं। और उसके बाद ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स बराबर वाले में देखेंगे हम, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जो -l से 0 तक जाता है, फिर +l तक जाता है, तो इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको क्विक प्रैक्टिस दे दूँ, एक क्विक प्रैक्टिस दे दूँ, एक सवाल यहाँ पर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। देखें ये प्रैक्टिस है, मैं मिटा दूँ इसको, जिसमें सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी कवर हो जाएंगी। आगे एक सेल्फ असेसमेंट भी है, वो भी बता देता हूँ साथ में, प्रैक्टिस के लिए 1-2 सवाल जो है ना वो मैं आपको दे दूँ। देखें आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना आपका कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, ये बात आप जहन नशीन कर लें। इसीलिए मैं कहता हूँ रजिस्टर कॉपी पेंसिल अपने साथ रखें ताकि आप नोट भी करें और साथ साथ प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। अब आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, पहले सेल्फ असेसमेंट देख लें फिर इसके सवालात की तरफ मैं चलता हूँ। सेल्फ असेसमेंट, ये सेल्फ असेसमेंट क्या कह रहा है, पेज नंबर 41 पे देख लीजिए। सेल्फ असेसमेंट, इन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर, आप देख लें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ, इन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर स्टेट, स्टेट मतलब बताइए, स्टेट मतलब बताइए, विच सेट इज परमिसिबल, विच सेट इज परमिसिबल। परमिसिबल वर्ड निकला है परमिशन से, परमिशन का मतलब ये है कि यहाँ पर इजाज़त का सेंस नहीं आ रहा परमिसिबल का, बल्कि ये आपको बता रहा है कौन सा सेट जो है वो क्वांटम नंबर्स का वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कौन सा सेट जो है वो क्वांटम नंबर्स का बिल्कुल ठीक है। फिर आगे सिर्फ यही नहीं बोल रहा है कि ये बताएं, बल्कि वो बोल रहा है एक्सप्लेन वाई, आप तफसील से बताइए वाई द अदर इज़ नॉट परमिसिबल, वाई द अदर, और दूसरा सेट जो है क्वांटम नंबर्स का वो ठीक क्यों नहीं है, वाई द अदर, वाई द अदर इज़ नॉट परमिसिबल, नॉट परमिसिबल, ये भी बताइए। तो यहाँ पर एक तो उसने हमें दिया है ए, जिसमें बताया उसने n इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, और यहाँ थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, s इज इक्वल टू 2 दफ़ा इन्होंने लिख दिया, s इज इक्वल टू +1/2। हाँ देखिए मुझे एक चीज़ और भी अभी याद आ गई, बड़ा अच्छा है, मिस प्रिंटिंग से याद आ गया। पेज नंबर 40 निकालिए, पेज नंबर 40 पे ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आप देखें नीचे एक टेबल बना हुआ है SPDF नज़र आ गया, उसके साथ 1357 लिखा हुआ है, और टॉप पे बिल्कुल जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है। आपको पता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये 1 नहीं होता, स्टार्ट ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का 0 से होता है। तो ये मिस प्रिंटिंग है, आप इसको काट के, ठीक है, 1 को काट के 0 लिख दीजिए, बाकी सारी चीज़ें इसमें ठीक हैं। एस के अंदर पेज नंबर 40 पे ऊपर टेबल बना हुआ है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के नीचे, उसमें एस सब शेल जो है उसके आगे 1 लिखा हुआ है, ONE1, और उसके आगे न्यूमेरिकल 1 लिखा हुआ है, किस हेडिंग के नीचे, ओरिएंटेशन के नीचे। तो 1 काट के यहाँ 0 लिख दें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो 0 होता है। बड़ा अच्छा याद आ गया मुझे, मेरे जहन से निकल गई थी ये। अच्छा तो आपसे ये बोल रहा है क्या, एक सेट तो ये हो गया जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 0 है और एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है और स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 है। दूसरा सेट जो है हमारे पास उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है,
एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो 0 है, और स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो -1/2 है। तो बता रहा है इनमें से कौन सा सेट है क्वांटम नंबर्स का जो कि बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पहले तो ये बताइए, और जो ठीक नहीं है सेट उसकी वजह बताइए, ऐसा क्यों ठीक नहीं है। आप देखिए ज़रा, ये जो सेट है ये वाला नॉट परमिसिबल, नॉट परमिसिबल, नॉट परमिसिबल, ये नहीं हो सकता। वजह क्या है, n की वैल्यू 0 दी हुई है भाई। n की वैल्यू कम से कम, n की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, आपको पता है ना। n की वैल्यू जब 1 होती है तो पहला ही शेल आता है जिसको हम k कहते हैं। तो n की वैल्यू 0 तो होती नहीं है। अगर एक भी क्वांटम नंबर गलत है, जैसे कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गलत है, तो ये बात तय है कि आगे जितने भी क्वांटम नंबर हैं सबके सभी गलत हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि दो घर हैं, आप जो है पहले घर के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, और दूसरे घर का पता जो है वो आपको बता दिया जाए। आप किसी को बता देते हैं कि मैं दूसरे घर में बैठा हूँ, आप पहले घर में बैठे हुए हैं, तो वो दूसरे घर के अंदर चला जाए, सारे रूम्स में घूम ले, हर रूम की डायरेक्शंस में देख ले, अप डाउन लेफ्ट राइट, आप डेफिनेटली उसको कहीं भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने घर का एड्रेस ही गलत बताया। आप पहले घर में बैठे हुए हैं और आप जो है वो दूसरे घर का एड्रेस अगर बता देंगे, तो दूसरे घर में जाने के बाद आपको वहाँ पर, आप दूसरे घर में चले जाएं, उन रूम्स के अंदर चले जाएं, रूम्स के अंदर पूरे रूम्स घूम लें आप, आपको कहीं भी नहीं आप मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एड्रेस ही गलत है भाई। तो यहाँ पर एड्रेस पहला घर का गलत ही, घर का एड्रेस ही गलत दिया हुआ है ना। उसने बोला हुआ कि n जो है वो 0 है, तो 0 होता ही नहीं है, n की वैल्यू तो 1 होती है। ठीक है, तो ये परमिसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमने ये भी बता दिया कि भाई ये नॉट परमिसिबल है, ये परमिसिबल है। इसमें क्या है, n की वैल्यू 1 है, यानी कि k जो है वो उसकी वैल्यू 1 है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है उसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, सॉरी, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर उसकी वैल्यू 0 है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है जिसको M से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू भी 0 है। और स्पिन क्वांटम नंबर जो है जिसको S से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू -1/2 है। तो -1/2 जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। हकीकत बताऊं, इससे फ़र्क कोई भी नहीं पड़ता, फ़र्क सिर्फ ये बताना होता है भाई अपोजिट स्पिन है, तो आप किसी को भी प्लस कर लें, किसी को भी माइनस कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपनी बुक के मुताबिक चलेंगे, आप अपनी बुक के मुताबिक चलेंगे। समझ में आ गई बात। आपकी बुक बता रही है कि जो नेगेटिव -1/2 है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है भाई, तो ये आपका ये भी हो गया। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स की तरफ चलते हैं। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, अभी नहीं, सॉरी, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल तो हमारा अगला टॉपिक है। अभी इसकी ज़रा प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको कुछ दे देता हूँ। ठीक है, और जिस जिसके पास भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, वो मुझे व्हाट्सएप करके पिक्चर्स इनकी सेंड कर सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, कई जगहों पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है, 0333267371, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। सॉल्व करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद पेजेस जो हैं, नाम वगैरह आपने लिख के वो मुझे आप भेज दीजिएगा व्हाट्सएप करके कि सर ये मेरा नाम है, इस शहर से मेरा ताल्लुक़ है, ये मैंने जो है प्रैक्टिस कर ली है, ज़रा चेक कर लीजिए कि यही जवाब है या नहीं है। ठीक है, बाद में मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसके आंसर दे दूँगा। प्रैक्टिस फाइंड all the quantum numbers, find all the quantum numbers when k is equal to 1, L is equal to, नहीं बल्कि इसको यूँ करते हैं, find all the quantum numbers, find all the quantum numbers of electron, of an electron, of an इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की, याद रहे ये भूलना नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन की। आपने क्या बताने, सारे क्वांटम नंबर्स बताने, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन shell is m।
व्हेन शेल इज m। अच्छा एक और, हाँ सही है, व्हेन शेल इज m। आपके पास m शेल है, m शेल के अंदर बल्कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसा करते हैं, सबका ही करते हैं, n इलेक्ट्रॉन नहीं, ऑल इलेक्ट्रॉन, क्वांटम नंबर्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर, m शेल के अंदर। m शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है, m शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, सब इलेक्ट्रॉन्स का आप अलग अलग क्या करेंगे, मुश्किल टास्क है। देखें m शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, आपको पता है m शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं हाँ ज़रा सुन लीजिएगा, m शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। हर एक इलेक्ट्रॉन का आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बताना है, एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बताना है, और कौन सा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी बताना है, और स्पिन क्वांटम नंबर भी बताना है। चारों क्वांटम नंबर्स बताने 18 के 18 इलेक्ट्रॉन्स की। जब आप बनाए ना तो हेडिंग दे के बनाइएगा कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की मैं, एम शेल के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की मैं जो है वो क्वांटम नंबर्स लिख रहा हूँ, फिर हेडिंग दे के दूसरा बताइएगा। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 19 हो चुका और क्वांटम नंबर्स हमारे कंप्लीट हो चुके, प्रैक्टिस के लिए मैंने दे दिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।